Hello everyone, welcome to this next lecture of our Geography Prelims plus Main series. आज इस लेक्चर में हम सन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में, अर्थ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और डिटेल में, और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और अरोरा एंड एवरीथिंग विल डिस्कस. ओके, तो सोलर सिस्टम का इंजन हमने देखा था कि सन होता है ना. सन ही है जिससे अर्थ को एनर्जी मिलती है, क्लाइमेट बनता है, वेदर सिस्टम ऑपरेट करते हैं, है ना. ओशन करंट्स इनडायरेक्टली जो है सन के थ्रू ड्राइव होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर साइकिल चलती है ना. इसी वजह से यूपीएससी रिपीटेडली सन से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछता है. ठीक है. तो ये जो ये सेंट्रल बॉडी जो हमारा सन है ना, क्या-क्या करता है? व्हाट डज़ इट डू? है ना? थोड़ा और किस-किस पे फ़र्क पड़ता है? ये कनेक्टेड है हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी से. हाउ? जैसे सन जो है वो इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन आती है सन से, वो अर्थ को हीट करती हैं, गर्म करती हैं. कहीं ज़्यादा गर्म होता है, कहीं कम गर्म होता है, तो प्रेशर डिफ़रेंस आता है, हीटिंग डिफ़रेंस आता है. अगर प्रेशर डिफ़रेंस आ रहा है तो 2 जगह के प्रेशर में डिफ़रेंस है तो विंड चलती है उसकी वजह से, और विंड की वजह से ओशन करंट्स भी चलते हैं, और ओशन करंट जो है वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है, वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है. तो अगर सन नहीं होगा तो फिज़िकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकली जो है वो एग्ज़िस्ट करेगी ही नहीं. अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, सोलर एनर्जी से डिफरेंट क्लाइमेट जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, इवन मानसून भी इनडायरेक्टली सोलर हीटिंग की वजह से ही डेवलप होता है ना. तो क्लाइमेटोलॉजी भी नहीं होगी. ठीक है. ओशियनोग्राफी, अब ओशियन करंट का जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो भी सन है. अनइक्वल हीटिंग की वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आता है वाटर की, है ना. उस डेंसिटी में डिफरेंस है तो वाटर मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो करंट्स डेवलप होते हैं. जैसे गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट, कैनरी करंट, ये हम ओशन करंट्स में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का ही पार्ट है. स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे सन इम्पोर्टेंट है? आजकल हमारे मिशंस लाइक आदित्य L1, पार्कर सोलर प्रोब, है ना, सोलर ऑर्बिटर हो गया, ये सोलर विंड को पढ़ते हैं, स्पेस वेदर जो है प्रिडिक्शन में मदद करते हैं ये मिशंस, है ना. सोलर फ्लेयर्स को पढ़ते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ते हैं. सबको तसल्ली से जानेंगे कि क्या-क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है ना. एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, है ना. सब सन पर डिपेंडेंट है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे जो है वो सन वो है रिस्पॉन्सिबल. अब सन जो है वो डायरेक्टली कॉज़ करता है ये सब चीज़ें, जैसे सोलर स्टॉर्म हो गया, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हो गया, सैटेलाइट फेलियर हो गया, जीपीएस डिसरप्शन हो गया. इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिलेबस में भी ये इम्पोर्टेंट है. एग्रीकल्चर में कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर, सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है, सीज़न्स पे डिपेंडेंट होता है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है, और सबका रूट कॉज़ सन की लाइट है. क्लाइमेट चेंज में कैसे? वैसे तो आजकल ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर वैसे भी अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करना, टेम्परेचर, आइस मेल्टिंग, सन इसका बहुत बड़ा फैक्टर है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो सोलर स्टॉर्म से डैमेज हो सकती हैं. जीपीएस सिग्नल जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है सोलर फ्लेयर वगैरह की वजह से, तो उसमें भी सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. स्पेस मिशंस, हमने आदित्य L1 वगैरह भेजा हुआ है. आदित्य L1 का क्या मिशन था? आदित्य L1 जो है वो कोरोना को पढ़ेगा, है ना, सोलर विंड पढ़ेगा, कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ेगा, स्पेस वेदर को पढ़ेगा. नासा का पार्कर सोलर प्रोब भी अपन को देखने को मिलता है. ये क्या करता है? ये जो है सन के क्लोज़ेस्ट सबसे स्पेसक्राफ्ट है, अगेन सन को स्टडी करने के लिए. देन वी हैव यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का सोलर ऑर्बिटर, है ना? ये भी सन को डिफरेंट एंगल से स्टडी करता है. ठीक है? अब यूपीएससी फ्रीक्वेंटली इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछती रहती है. ठीक है? बहुत सारे पीवाईक्यूज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. ठीक है? इसलिए सन को समझना बहुत ही ज़रूरी है. दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द सन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके. अब सन क्या है? सन एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है. क्या क्या बोला हमने? जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार, ये मैंने बोला. ठीक है? इसका क्या मतलब है? स्टार का मतलब हम समझते हैं क्या होता है. एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की लाइट होती है. एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की लाइट होती है ना? अब प्लैनेट्स और स्टार में ये डिफरेंस है. प्लैनेट जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं एब्ज़ॉर्ब की हुई. उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती. स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है.
ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो स्टार है वो ल्यूमिनस है, प्लैनेट्स जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। मेन सीक्वेंस स्टार का क्या मतलब होता है, ये भी हमने देखा था। क्या होता है मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है? मेन सीक्वेंस स्टार जैसे सबसे पहले नेबुला होता है, नेबुला से जो है वो प्रोटोस्टार बनता है, फिर प्रोटोस्टार के बाद में मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। 90% जो स्टार की लाइफ होती है वो एज़ अ मेन सीक्वेंस स्टार ही गुज़रती है। अभी फ़िलहाल हमारा सन भी मेन सीक्वेंस स्टार स्टेज में ही है। इसके बाद में फिर रेड जायंट बनता है या रेड सुपर जायंट बनता है डिपेंडिंग ऑन द मास, है ना? और फिर उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द मास व्हाइट डॉर्फ बनेगा या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में व्हाइट डॉर्फ बनेगा या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द मास। ठीक है? सन अभी मेन सीक्वेंस स्टेज में है और ये जो स्टेज होती है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेज। ठीक है? मीडियम साइज़ का है हमारा सन, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना? और येलो ड्वार्फ स्टार है, ठीक है? 1.44 टाइम्स ऑफ कोर्स छोटा ही है, तो इट्स अ ड्वार्फ स्टार, येलो कलर का दिखता है। ये जी टाइप का क्या मतलब है? ऑल्दो एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट उसमें क्लासिफ़ाई किया गया है, तो ये कुछ ये टाइप होते हैं ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम। ये कुछ डिफरेंट स्टार्स होते हैं, जैसे-जैसे हम ओ से एम की तरफ जाते हैं, है ना? तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, तो ये हमारा सन इधर है, ठीक है? ओके, जी टाइप स्टार, ठीक है। फिर मीडियम साइज़ का ये हमने देख लिया, ना ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा छोटा है। हमारे सोलर सिस्टम का यही स्टार है, इट्स ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, ओके। फॉर्मेशन कैसे हुआ हमने देखा था, है ना? बिग बैंग के बाद में 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सोलर सिस्टम बना, है ना? वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। एक जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड था जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है? ये सब हमने देख लिया है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बारे में भी हम देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बारे में भी हम देख चुके हैं। ओके, बिना सन के क्या होगा? बिना सन के अर्थ एग्ज़िस्ट कर सकती है, लाइफ़ एग्ज़िस्ट कर सकती है? लाइफ़ तो लाइफ को एग्ज़िस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है ना? और सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, विदाउट सन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। क्लाइमेट होगा? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म वेदर, है ना? अगर वेदर जो है वो भी सन से ड्रिवन होता है, सन ड्रिवन होता है। तो अगर ये नहीं होगा तो क्लाइमेट वेदर भी नहीं होगा कुछ। कोई वाटर साइकिल नहीं होगी, कोई सीज़न नहीं होगी। सीज़न कैसे होते हैं? अर्थ के टिल्ट की वजह से और सन की वजह से ना। तो अगर सन नहीं होगा तो कैसे सीज़न्स बनेंगे? फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना? जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करके फूड बनाते हैं। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेंगे, प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे तो बाकी एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे। कोई वेदर नहीं होगा, कोई फूड चेन नहीं होगी, है ना? फूड चेन भी प्लांट से ही शुरू होती है, तो वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है? क्योंकि सन जो है वो सारी एनर्जी सप्लाई करता है अर्थ पे। इसीलिए आपने पढ़ा होगा सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? हुँ। हो गया। अब डायरेक्टली जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भी सनलाइट से ही ड्रिवन है, हाइड्रो पावर भी सनलाइट से ड्रिवन है, बायोमास भी सनलाइट ड्रिवन है ना? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं, ये भी तो एंशिएंट सोलर एनर्जी है जो ट्रैप हो गई थी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट? कुछ-कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जियोथर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली सनलाइट से रिलेटेड नहीं है ना? न्यूक्लियर एनर्जी है वो डायरेक्टली सनलाइट से रिलेटेड नहीं है। टाइडल एनर्जी जो है वो मेनली मून ड्रिवन है। तो ये डायरेक्टली सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है बट उसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सोलर ड्रिवन, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स अबाउट सन, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि इतने टाइम पहले बना था, 1.3 मिलियन किलोमीटर्स इसकी डायमीटर है ना? रेडियस इसका कुछ इतना देखने को मिलता है, मास इतना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेम्परेचर देख लीजिए कि सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और कोर का टेम्परेचर 15 टू 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये भी हम देखेंगे, खैर, ओके। सन क्यों शाइन करता है ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है उसकी वजह से सन जो है वो शाइन करता है। ये हमने अच्छी तरह से पिछली बारी देखा था।
ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है जब 2 हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कंबाइन होके हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी और लाइट एमिट करते हैं। ठीक है? फ्यूज़न रिएक्शन में हमने ये देखा था। अब आइंस्टाइन का एक फ़ेमस इक्वेशन है व्हिच इज़ E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना? E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E यहाँ पे क्या है? एनर्जी है। E क्या है यहाँ पे? E इज़ एनर्जी, ठीक है? m क्या है यहाँ पे? मास। एंड c क्या है? c स्क्वायर क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना? तो अगर थोड़ा-सा भी आप मास बढ़ाओगे, थोड़ा-सा भी एनर्जी बढ़ाओगे, है ना? तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इज़ कन्वर्टेड इंटू ह्यूज एनर्जी। मतलब थोड़ा-सा भी अगर मैंने उल्टा बोल दिया, थोड़ा-सा भी मास बढ़ाओगे तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्रिएट होगी क्योंकि c स्क्वायर ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसका भी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होके बहुत हो जाता है, ठीक है? एवरी सेकंड जो सन में एवरी सेकंड सन में 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज़ होता है और इसमें से 596 मिलियन टन जो है वो हीलियम बन जाता है और बचा हुआ ये जो 4 मिलियन टन है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है? और यही एनर्जी है जो हमारी अर्थ तक पहुँचती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है? हीट अर्थ को वार्म करती है, लाइट जो है वो विज़िबल लाइट होती है, इससे हम देख पाते हैं। यूवी रेज़ जो होती है वो विटामिन डी सिंथेसिस के लिए अच्छी होती है, लेकिन कुछ हार्म भी होते हैं जैसे स्किन कैंसर, सनबर्न या डीएनए डैमेज ये कर सकती है। ठीक है? उससे सेव करने के लिए हमारे पास ओज़ोन लेयर है। इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, ये भी अर्थ को हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में भी इसका एक रोल होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का। ठीक है? ये हमने देखा। अब सन का कंपोज़िशन समझते हैं कि व्हाट इज़ सन कंपोज़्ड ऑफ, ठीक है? सबसे पहले एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि वही हमने देखा कि सन जो है वो जल रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। सन के अंदर कोई फायर नहीं जल रही है। सन एक बहुत बड़ा प्लाज़्मा बॉल है। इट्स अ प्लाज़्मा बॉल। प्लाज़्मा क्या होता है? हॉट आयनाइज़्ड गैस। ठीक है? इसका मेजर कंपोज़िशन में हमारे पास हाइड्रोजन आता है व्हिच इज़ 74%, हीलियम आता है व्हिच इज़ 24% और उसके अलावा अदर एलिमेंट्स आते हैं जो 2% कुछ होते हैं, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? हाइड्रोजन देख लिया। हाइड्रोजन सन का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, 74%। सन की एनर्जी का प्राइमरी फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन ही है। कोर के अंदर हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है और हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है? तो ये रॉ मटेरियल है एनर्जी के लिए। हीलियम जो है अगेन 24% सन का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ना? और हीलियम खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि फ्यूजन का एक प्रोडक्ट है। ठीक है? अदर एलिमेंट्स जो 2% हमने देखे, सिर्फ़ 2% के बावजूद इनका जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनमें शामिल है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सारे हमने देखे, है ना? ओके। एस्ट्रोनॉमी में ऐसा बोला जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको मेटल वो लोग बोलते हैं, ठीक है? इनको छोड़ के सब मेटल है। हेवी एलिमेंट्स जो ये हैं इनका क्या इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस है इनका? ये हेवियर एलिमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं सन की एज एस्टिमेट करने में, है ना? क्या किसमें? सन की एज एस्टिमेट करने में और एवोल्यूशन को समझने में, एवोल्यूशन को समझने में और कंपोज़िशन को समझने में, कंपोज़िशन को समझने में और कंपैरिज़न करने में विद अदर स्टार्स, ठीक है? ये हेवियर मेटल्स हेल्प करते हैं, ओके? हुँ। अब सन जो है वो कैसे पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना? कि क्यों सारे प्लैनेट सन के अराउंड ही घूमते हैं। आई थिंक आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे। तो सन का टोटल मास जो है वो 99.8% है, राइट? 99.8% है। बाकी जो 0.2% है उसमें बाकी सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मून, मीटियोर सब ड्वार्फ प्लैनेट वगैरह सब मिला के, है ना? तो सबसे ज़्यादा मास है वो सन के पास में है, तो सन के पास अच्छी खासी अपनी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है ना? यही ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है जो बाकी सारे ये सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनको बाँध के रखता है सन से, ठीक है? अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सन के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो मास है वो जुपिटर के पास में है एंड समटाइम्स जुपिटर को ना फेल्ड स्टार भी कहते हैं। फेल्ड स्टार भी कहते हैं। व्हाई फेल्ड स्टार क्यों कहते हैं जुपिटर को?
क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि फ्यूज़न स्टार्ट कर दे, ठीक है? और जुपिटर के बाद में जो मास है वो सैटर्न का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? ओके, ये हमने देख लिया। तो सन की जो ग्रेविटी है वो प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है, एस्टेरॉइड्स को कंट्रोल में रखती है, कॉमेट्स को अट्रैक्ट करती है और ड्वार्फ प्लैनेट को भी ऑर्बिट में मेंटेन करती है। और अगर सन की ग्रेविटी ना हो तो जो सोलर सिस्टम है वो बिखर जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल बाइंडिंग, ठीक है? ग्रेविटेशनल बाइंडिंग मतलब ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम के जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिस्टम के रूप में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल बाइंडिंग। अभी एक पैराडॉक्स आता है विच इज़ एंगुलर मोमेंटम पैराडॉक्स। ये क्या है? तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के पास सबसे ज़्यादा मास होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम भी होगा। लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, है ना? रियलिटी में सन का मास 99.8% है, हमने देखा, है ना? और बाकी जो 2% वो बच गया। लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ़ 2% है ना? इतना ज़्यादा मास होने के बाद में भी सिर्फ़ 2% एंगुलर मोमेंटम। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके पास 0.2% मास है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम 98% है। यही पैराडॉक्स है, ठीक है? अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम का मतलब है रोटेटिंग या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी। जितना बड़ा ऑर्बिट उतनी स्पीड, कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में, जितना बड़ा ऑर्बिट उतनी स्पीड और उतना एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम किसके पास है फिर? जुपिटर के पास। क्यों? क्योंकि मास भी बहुत ज़्यादा है और ऑर्बिट तो एनीवे बड़ा ही है, ठीक है? अब ऐसा क्यों है? तो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम एक रोटेटिंग गैस जो है वो कोलैप्स हुआ, वो सब हमने देखा। मैग्नेटिक इंटरैक्शन हुआ, रोटेशनल फोर्सेस की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो डेवलप हुआ, डिस्क बनी, है ना? और सन के पास जो है वो ज़्यादा मास आया, प्लैनेट्स के पास में एंगुलर मोमेंटम आया। इसको एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर हम कहते हैं, ठीक है? ओके। फिर डिफरेंशियल रोटेशन क्या होता है? व्हाट इज़ डिफरेंशियल रोटेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अर्थ जो है एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है? अर्थ इज़ अ सॉलिड बॉडी, लेकिन सन जो है वो गैसियस है। सन इज़ अ गैसियस बॉडी। अर्थ जो है वो सॉलिड है, लेकिन सन जो है वो गैसियस है, ठीक है? तो अर्थ में क्या होता है, अर्थ पूरी रोटेट करती है, पूरी अर्थ एक ही स्पीड से रोटेट करती है, ठीक है? टेक्निकली एंगुलर स्पीड सेम होती है, लेकिन सन में ऐसा नहीं होता। सन जो है वो गैस और प्लाज़्मा का बना हुआ होता है। तो इसका जो हर रीजन है वो अलग स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है? कैसे? अब डिफरेंट पार्ट्स जो सन के हैं वो डिफरेंट स्पीड से रोटेट करते हैं, मैंने बोल तो दिया, पर कैसे समझ नहीं आया। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रोटेशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रोटेशन। देखते हैं क्या होता है। सन का जो इक्वेटर वाला एरिया है वो अप्रॉक्सिमेटली 25 डेज़ लगाता है, ठीक है? 25 डेज़ लगाता है। सन का जो इक्वेटर वाला एरिया है वो 25 डेज़ लगाता है। मिड लैटिट्यूड वाला एरिया है वो घूमने में 27 डे लगाता है और जो पोल वाला एरिया है वो 35 डेज़ लगाता है, ठीक है? डिफ़रेंस क्यों है ये? क्योंकि सन कोई रिजिड बॉडी नहीं है हमारे अर्थ की तरह। जो हॉट प्लाज़्मा है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, इसलिए इक्वेटर और पोल्स इंडिपेंडेंटली रोटेट करते हैं। अब टेम्परेचर भी अलग-अलग है ना, तो उस हिसाब से देयर इज़ डिफरेंस इन हीटिंग इन रोटेशन, ठीक है? अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसी डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से हमको सन पे सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलते हैं, 11 ईयर सोलर साइकिल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट कॉजेज़ सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, तो ठीक है, बाकी सारा आप ये देख सकते हैं, जैसे सनस्पॉट एग्ज़ैक्टली किस वजह से होता है, लेकिन एक रीज़न ये भी डाल सकते हैं आप कि सन के डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे हम बोल देंगे कोरोनल मास इजेक्शन कब होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला इफ़ेक्ट डाल देंगे, सोलर फ्लेयर, सब समझेंगे आराम से तसल्ली से। बट एक रीज़न मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंशियल रोटेशन भी है, ठीक है? अब हम देखते हैं सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सन का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? तो ये सन की लेयर्स होती हैं, ये जो 3 होती हैं, ये वाली, ये इनको इंटरनल लेयर्स बोलते हैं और ये जो होती हैं, ये आउटर लेयर्स होती हैं। तो कोर, रेडिएटिव ज़ोन एंड कन्वेक्टिव ज़ोन आर द इंटरनल लेयर्स एंड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना इज़ द आउटर लेयर। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोर है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे पास में रेडिएटिव ज़ोन है, फिर कन्वेक्टिव ज़ोन है हमारे पास, फिर फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है एंड देन बाहर हमारे पास में कोरोना है, ठीक है? ओके। सबसे पहले कोर की तरफ चलते हैं, ठीक है?
कोर क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल यहाँ सेंटर में हमको कोर देखने को मिलती है। इसका टेम्परेचर काफ़ी होता है 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस और ये सोलर सिस्टम का सबसे सबसे हॉटेस्ट रीजन है। मतलब सन का भी सबसे हॉटेस्ट रीजन है और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है और इतना प्रेशर होने की वजह से ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लाइ जो है वो इतना क्लोज़ आ पाते हैं कि फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर ये न्यूक्लियर फ्यूजन की कंडीशन जो है वो अचीव करनी है तो एक्सट्रीम प्रेशर होना चाहिए, एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हो पाता है इन कंडीशंस की वजह से। बाकी किसी लेयर में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। तो अगर कोर नहीं होगी तो फिर सनलाइट और हीट और लाइफ, क्लाइमेट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन हमने देख लिया क्या होता है। मास डिफेक्ट हम देखेंगे ये क्या चीज़ है एक बारी। मास डिफेक्ट देखते हैं, व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? ठीक है? तो फ्यूज़न के बाद हीलियम का जो मास है, जैसे अग 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलके हीलियम बनाते हैं। लेकिन इन दोनों का जो ऐड करके मास जो निकलता है ना वो और जो हीलियम का बनता है, थोड़ा-सा ना हीलियम का कम रहता है। थोड़ा-सा जो हीलियम का मास है, इन इन दोनों के कंबाइंड मास से कंपैरेटिवली कम होता है। और ये जो मिसिंग मास है, जो मिसिंग मास है, ये जो डिफ़रेंस है, इसी से एनर्जी बनती है। इसी से एनर्जी बनती है और इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है? इसी को आइंस्टीन की E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाली जो फ़ॉर्मूला है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है? अब टाइम कितना लगता है इस एनर्जी को पहुँचने में? तो सनलाइट जो है वो अर्थ में ऐसे बोलते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड्स में पहुँच जाती है, ठीक है? तो ये जो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचती है, ये सरफेस से पहुँचती है, कोर से नहीं पहुँचती। कोर से तो बहुत टाइम लग जाता है। कैसे लगता है? क्योंकि जो फोटॉन्स हैं, जैसे कोर से जो एमिट हुए, वो एमिट होते हैं, वापस एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, एमिट होते हैं, वापस एब्ज़ॉर्ब एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना? हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये वो वाली बात है चींटी जो है वो 2 मीटर ऊपर चढ़ी और 1.5 मीटर गिर गई, फिर 2 मीटर ऊपर चढ़ी, फिर 1.5 मीटर गिर गई, ऐसे करते-करते। एमिट होते हैं, एब्ज़ॉर्ब होते हैं, एमिट होते हैं, एब्ज़ॉर्ब होते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंडम वॉक। रैंडम वॉक। इससे पहले हमने मास डिफेक्ट भी देखा था। इसको बोलते हैं रैंडम वॉक, ठीक है? इसीलिए फोटॉन्स जो है उनको बहुत टाइम लग जाता है, 1000 से लेके हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ऊपर सरफेस तक पहुँचने में। और एक बार सरफेस पे पहुँच गई तो अर्थ में पहुँच जाती है 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में, ठीक है? ओके? ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। रेडिएटिव ज़ोन क्या होता है? अब नेक्स्ट जो ज़ोन है वो हमारे पास में रेडिएटिव ज़ोन आ जाता है, ठीक है? तो जब फोटॉन जो है वो फाइनली सरफेस यानी कि फोटोस्फीयर से बाहर निकलता है ना? सॉरी रेडिएटिव ज़ोन हम कर रहे हैं। तो ये कोर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो रेडिएटिव ज़ोन होता है। आई थॉट वी वर डूइंग फोटोस्फीयर। एनीवेज़ हाँ, रेडिएटिव ज़ोन आता है। यहाँ से जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करती है रेडिएशन की फ़ॉर्म में। ठीक है? आई रिमेंबर 7th क्लास की बुक में या उसके बाद में भी कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन समझाए हैं कि क्या तरीके होते हैं हीट को ट्रांसफ़र होने के। तो कंडक्शन होता है जिसमें सॉलिड-सॉलिड पार्टिकल्स एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है। ये वैसे ही है जैसे आप खाना बना रहे हैं और आपने जो कढ़ाई में आपकी सब्ज़ी बन रही है उसी में आपने चम्मच रख दी तो कढ़ाई के कॉन्टैक्ट में आने से आपकी चम्मच भी गर्म हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है जैसे गरम हवा है ना? गरम हवा है वो ऊपर ऊपर बढ़ती है, ठीक है? जिससे रेनफॉल वगैरह होता है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन सन जो है वो मेजरली रेडिएट करता है। इसको किसी रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत होती है, रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और सनलाइट जो है वो रेडिएशन के थ्रू ही अर्थ तक आती है। तो इस रेडिएटिव ज़ोन में भी जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होती, ठीक है? हुँ, तो हाँ, ठीक है। कन्वेक्शन और कंडक्शन की जिसमें नहीं होती और फोटॉन्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक-दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, पार्टिकल से कोलाइड करते रहते हैं और आउटवर्ड जो है मूवमेंट करते रहते हैं एंड दिस मूवमेंट इज़ क्वाइट स्लो, ठीक है? देयर इज़ नो कन्वेक्शन।
फिर नेक्स्ट आता है कन्वेक्टिव ज़ोन। ये सन के इंटीरियर का आउटरमोस्ट लेयर है। हमने देखा था ना इंटीरियर में 3 लेयर्स हैं, सबसे पहले कोर, फिर रेडिएटिव ज़ोन, फिर कन्वेक्टिव ज़ोन। नाउ दिस इज़ द कन्वेक्टिव ज़ोन, ठीक है। कन्वेक्टिव ज़ोन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे-जैसे सर्विस की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर थोड़ा-थोड़ा कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, वो होता है कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू। कन्वेक्शन कैसे होता है? हॉट प्लाज़्मा जो है वो ऊपर बढ़ेगा, है ना? फिर कूल हो जाएगा तो सिंक कर जाएगा, फिर वापस गर्म होगा तो ऊपर बढ़ जाएगा, फिर कूल होगा तो सिंक करेगा ऐसे। तो हॉट प्लाज़्मा राइज़ेज़, कूलर प्लाज़्मा सिंक्स एंड देन दिस साइकिल रिपीट्स, ठीक है? ऐसे चलता रहता है, ओके? अब ये कन्वेक्शन करंट ही फोटोस्फेयर पर विज़िबल जो है ग्रैन्युलेशन क्रिएट करता है। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कन्वेक्शन सेल के टॉप्स होते हैं, मतलब ये टॉप, ये टॉप, ये ट ऐसे टॉप, ठीक है? ये जो है फोटोस्फेयर को हम पे हमको दिखते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे जब हम सनस्पॉट्स और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। हुँ। अब इसमें जो है वो मैग्नेटिक फ़ील्ड का क्या इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो जो कंटीन्यूअस जो प्लाज़्मा मूवमेंट होता है, कंटीन्यूअस जो प्लाज़्मा मूवमेंट होता है, ठीक है? हुँ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ़ील्ड डिस्टॉर्ट होती है, ठीक है? सनस्पॉट्स बनते हैं, सोलर फ्लेयर्स जनरेट होते हैं, ठीक है? और सोलर फ्लेयर्स की वजह से कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इनको एक-एक करके हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले फ़ोटोस्फीयर पढ़ लेते हैं, ठीक है? फ़ोटोस्फीयर, ठीक है? हुँ। फोटोस्फेयर क्या होता है? फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड स्फेयर का मतलब होता है लेयर। तो ये जो फोटोस्फेयर ही है, ये विजिबल सरफेस जो हमको अर्थ तक दिखाई देती है एंड दिस इज़ द लाइट एमिटिंग सरफेस, लाइट एमिटिंग सरफेस, दिस इज़ द लाइट एमिटिंग सरफेस, ठीक है? फोटोस्फेयर सन की विजिबल सरफेस है, जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो यही वो लेयर है जो हमको दिखाई देती है ना? समटाइम्स वी थिंक कि इट्स कोरोना जो विजिबल होता है, बट इट्स नॉट कोरोना, इट्स द फोटोस्फेयर जो हमको विजिबल रहती है। टेम्परेचर इसका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है रहता है, और इम्पोर्टेंस इसका ये है कि वो अर्थ तक विजिबल रहती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ब्राइट है फोटोस्फेयर बहुत ज़्यादा, ब्राइट है बट अनइवन है कन्वेक्शन की वजह से। हमने देखा था ना ग्रैन्युलेशन जो होता है, उसकी वजह से अनइवन जो है ये थोड़ी दिखती है। कहीं थोड़े डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, कहीं थोड़ा ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं, है ना? ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। और फिर उसके बाद में जो है ग्रैन्युलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमने देख लिया था। सनस्पॉट्स बनते हैं, अब फोटोस्फेयर पर ही हमको सनस्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सनस्पॉट्स क्या होते हैं? डार्क पैचेज़ होते हैं। सनस्पॉट्स जो होते हैं वो डार्क पैचेज़ होते हैं। अब ये कोई कंपैरेटिवली जो बाकी साइड वाली जो सरफेस है उससे थोड़े से ठंडे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंडे होते हैं, लावा से भी गर्म होते हैं, बट साइड कंपेयर जब करो तो साइड वाली सरफेस से हमको ठंडे देखने को मिलते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद में विज़िबल रेडिएशन देख लिया हमने कि विज़िबल जो लाइट है वो यहीं से एमिट होती है। नेक्स्ट हम क्रोमोस्फेयर के बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ क्रोमोस्फेयर, ठीक है? फोटोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर क्रोमोस्फेयर आती है। नॉर्मली जो है ये विज़िबल नहीं होती, लेकिन सोलर एक्लिप्स के टाइम पे रेड कलर की एक रिंग सी दिखाई देती है, वो ये क्रोमोस्फेयर ही है। रेडिश रिम दिखाई देती है सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है? हुँ। टेम्परेचर इसका कुछ 4300 डिग्री सेल्सियस आस-पास रहता है। जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ जो है वो कर अभी कोरोना का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। व्हेयरएज़ इनर स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे कोर का ज़्यादा था, फिर रेडिएटिव ज़ोन का थोड़ा कम था, फिर कन्वेक्शन ज़ोन का थोड़ा कम था, है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा डिसबैलेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोमोस्फेयर में जो है वो आयनाइज़्ड गैसेज़ होती हैं, हॉट आयनाइज़्ड गैसेज़, है ना? हॉट आयनाइज़्ड गैसेज़ का क्या मतलब होता है? प्लाज़्मा, यही तो होता है, प्लाज़्मा, है ना? ठीक है? अब ये वाली जो लेयर है वो बहुत डायनामिक है क्योंकि यहीं से सोलर फ्लेयर्स, प्लाज़्मा जेट्स और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो है वो यहीं से डेवलप होता है। सोलर फ्लेयर्स का ओरिजिन क्रोमोस्फेयर में ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कोरोना पे आते हैं। अब कोरोना सन की जो है वो सन का आउटर मोस्ट जो है एटमॉस्फेयर है। कोरोना मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है स्पेस में, है ना? और ग्रेजुअली जाके सोलर विंड में मर्ज हो जाता है।
विजिबिलिटी देखें तो टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ही व्हाइट कलर का एक हेलो टाइप दिखता है, दैट इज़ कोरोना, नॉर्मली विजिबल नहीं होता, ठीक है? टेम्परेचर इसका काफ़ी है, 1 टू 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना? स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन है कि फोटोस्फेयर जो है सिर्फ़ 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोरोना जो है वो 1 टू 3 मिलियन आस-पास गर्म है। तो सरफ़ेस तो ठंडी होनी चाहिए ना, फिर ऊपर की लेयर ज़्यादा गर्म क्यों है? ये कॉमनली जो है क्वेश्चन आता है। इसी मिस्ट्री को कहते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, इसको कहते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है? साइंटिस्ट अभी तक कंप्लीटली नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं कि क्यों कोरोना जो है वो फोटोस्फेयर से ज़्यादा गर्म होता है ना? और ये मॉडर्न जो सोलर फिज़िक्स है उसके लिए बिगेस्ट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है। ऑल्दो कुछ असम्पशन्स लिए लगाए जाते हैं, कुछ कनेक्शंस बिठाए जाते हैं, लॉजिक्स लगाए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, बट अभी किसी को पूरी तरीके से पता नहीं है कि व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट रीज़न, ठीक है? ओके। इम्पोर्टेंस क्या है कोरोना की कि सोलर विंड यहीं से निकलती है, कोरोनल मास इजेक्शन यहीं से होता है, स्पेस वेदर जो है वो ये जो अफ़ेक्ट करता है। सोलर विंड क्या होती है? बहुत देर से हम बोल रहे हैं सोलर विंड, तो सोलर विंड होती क्या है? तो ये सोलर विंड जो है ये कंटीन्यूअस स्ट्रीम है चार्ज पार्टिकल्स की, प्लाज़्मा, ठीक है? चार्ज पार्टिकल्स की, और ये कंटीन्यूअसली कोरोना से बाहर निकलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं सोलर विंड, ठीक है? मेन कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं? इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है? ये सब पार्टिकल्स कलेक्टिवली जो है इनको प्लाज्मा स्टेट में बोलते हैं। और स्पीड होती है 300 टू 9000 जो किलोमीटर पर आवर, इतनी इसकी स्पीड होती है। अप्रॉक्सिमेटली टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और कोरोना जो है ये या जो विंड स्पीड है, ये कोरोना से होके प्लैनेटरी स्पेसेस में आती है, अर्थ तक पहुँचती है। अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से वो करती है, इंटरैक्ट करती है, और ऑरोराज़ हमको देखने को मिलते हैं। इफ़ेक्ट इसके क्या होते हैं? एग्ज़ैक्टली फर्स्ट हमने देखा ऑरोराज़ बनती हैं, जो लाइट्स आप देखते हैं ना, नॉर्दर्न लाइट्स, अलग-अलग डिफ़रेंट कलर्स की आपको देखने को मिलती हैं। ऑरोराज़ के बारे में भी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? स्पेस वेदर को समझने में साइंटिस्ट को हेल्प करती है। कई-कई बार ये सैटेलाइट्स वगैरह को भी डैमेज कर देती हैं, जीपीएस भी डिस्टर्ब हो जाता है, रेडियो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर देती हैं, है ना? पावर ग्रिड्स जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, ठीक है? और रेडिएशन रिस्क भी रहता है टू एस्ट्रोनॉट्स, ये भी दिक्कत रहती है, ठीक है? प्लाज़्मा क्या होता है हमने देख लिया। प्लाज़्मा जो है, अब मैटर जो है वो हमने 3 में देखा कि देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा प्लाज़्मा भी होता है। ये क्या होता है? ये आयनाइज़्ड गैस होती है। आयनाइज़्ड गैस होती है जिसमें पॉज़िटिव, नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना? और मैग्नेटिक फ़ील्ड से स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट करता है प्लाज़्मा। प्लाज़्मा का फ़ॉर्मेशन कैसे होता है? हाउ इज़ प्लाज़्मा फ़ॉर्म्ड? तो हाई टेम्परेचर जब होता है तो गैस के जो एटम्स हैं वो काफ़ी आयनाइज़ हो जाते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, और ये आयनाइज़्ड गैस को ही हम प्लाज़्मा बोलते हैं। तो टेम्परेचर में वी गेट द प्लाज़्मा, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मैग्नेटिक फ़ील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, हाई टेम्परेचर होता है, और स्पेस में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्लाज़्मा ही है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है? कहाँ से आता है? सन, स्टार्स, लाइटनिंग, ऑरोराज़, ये सब चीज़ें कंटेन्स प्लाज़्मा। ओके। यूपीएससी के लिए एक फैक्ट है कि 90% जो विज़िबल यूनिवर्स है वो प्लाज़्मा स्टेट में ही है। रीज़न इसका ये है कि ऑलमोस्ट सारे स्टार्स जो हैं वो प्लाज़्मा से ही बने हैं। ओके। नेक्स्ट आता है सनस्पॉट्स क्या होते हैं? ये सनस्पॉट जो होते हैं डार्क पैचेज़ होते हैं फ़ोटोस्फेयर पे, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। व्हाई डार्क? ये भी हमने डिस्कस किया था। ऐसा नहीं है कि ये कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, कंपैरेटिवली फ़ोटोस्फेयर की साइड वाली जो सरफेस होती है इनकी, उनसे कंपैरेटिवली कुछ 1500 आस-पास डिग्री सेल्सियस कम ठंडे होते हैं, है ना? 1500 कुछ आस-पास कम ठंडे होते हैं। मान लीजिए फ़ोटोस्फेयर का हमने देखा था कि 6000 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर रहता है फ़ोटोस्फेयर का। तो सनस्पॉट्स में 4500 डिग्री सेल्सियस होगा, स्टिल इट इज़ हॉटर देन लावा, है ना? इन्हीं सनस्पॉट्स में हमको देखने को मिलता है पेनुम्ब्रा एंड उम्ब्रा। उम्ब्रा क्या होता है? उम्ब्रा जो है वो बीच वाला पार्ट होता है। यहाँ मैग्नेटिक फ़ील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर उसके अराउंड होता है पेनुम्ब्रा, ठीक है? इसमें मैग्नेटिक फ़ील्ड कंपैरेटिवली थोड़ी वीक होती है। अब व्हाई डू सनस्पॉट फॉर्म? ये बनते क्यों हैं? तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है वो कन्वेक्शन को सप्रेस कर देती है, और कम हीट सरफेस तक पहुँच पाती है। इसी वजह से टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और डार्क स्पॉट्स जैसे दिखते हैं।
कॉन्ट्रास्ट में थोड़े डार्क दिखते हैं साइड वाले स्पेस से, ठीक है? लाइफ टाइम क्या होती है? फ्यू डेज़, वीक्स, समटाइम्स मंथ्स तक चल सकती है। सनस्पॉट का साइकिल बोला जाता है कि 11 इयर्स का होता है। इसमें सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा हमको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमा में बहुत सारे सनस्पॉट्स होते हैं, ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, ज़्यादा कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ऑरोराज़ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, सैटेलाइट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इसी का उल्टा सोलर मिनिमा में हमको देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि ये जो सनस्पॉट साइकिल है, ये साइंटिस्ट जो है इससे प्रिडिक्ट करते हैं सोलर एक्टिविटी, सैटेलाइट सेफ्टी, रेडियो कम्युनिकेशन और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की प्रोबेबिलिटी, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है? हुँ। तो यूपीएससी में सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स हैं, है ना? अक्सर सोलर फ्लेयर और सीएमई में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि सोलर फ्लेयर्स में सिर्फ़ एनर्जी होती है, सिर्फ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेयरएज़ कोरोनल मास इजेक्शन में मैटर होता है, प्लाज़्मा के साथ में मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है। ये डिफ़रेंस है और कोई डिफ़रेंस नहीं है, ठीक है? डेफ़िनिशन पढ़ते हैं सोलर फ्लेयर की क्या होती है। ये एक सडन इंटेंस बर्स्ट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कि मैग्नेटिक एनर्जी की रिलीज़ की वजह से निकला है, ठीक है? ये तब होता है जब सन के मैग्नेटिक फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है और अचानक रिलीज़ हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। अरे! हुँ, मैग्नेटिक री एनीवेज़ ठीक है। इसको मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं, ठीक है? हुँ। फिर नेक्स्ट आता है कहाँ होते हैं ये सोलर फ्लेयर्स कहाँ होते हैं? तो सनस्पॉट के आस-पास में सोलर फ्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक्टिव जो मैग्नेटिक रीजन है वहाँ देखने को मिलते हैं और क्रोमोस्फेयर और कोरोना के नियर डेवलप होते हैं ये, ठीक है? टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर काफ़ी होता है सोलर फ्लेयर्स का 10 टू 20 डिग्री मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और सन के कोर के टेम्परेचर के कंपैरेबल हो सकता है, ठीक है? सोलर फ्लेयर से क्या रिलीज़ होती है? क्या-क्या रिलीज़ होता है? एक्स रेज़, गामा रेज़, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, रेडियो वेव्स, विज़िबल लाइट, है ना? ध्यान देने वाली बात ये है कि सोलर फ्लेयर में रेडिएशन डोमिनेट करती है, मैटर नहीं। कोरोनल मास इजेक्शन में मैटर होता है, ठीक है? सोलर फ्लेयर का इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक्स-रेज़ जो होती हैं वो अर्थ तक आती हैं, है ना? 8 मिनट 20 सेकंड्स में पहुँच जाती हैं और ये जो है हमारे अर्थ का जो आयनोस्फीयर है उसको आयनाइज़ कर देती हैं। तो इसकी वज़ह से रेडियो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। एविएशन का जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। मिलिट्री कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। जीपीएस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। नेविगेशन में एरर्स आते हैं। सैटेलाइट्स भी डैमेज हो जाती हैं। सैटेलाइट्स क्योंकि आयनाइज़्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं सैटेलाइट्स के, सोलर पैनल्स को अफ़ेक्ट कर देते हैं, सेंसर्स को डैमेज कर देते हैं, है ना? और जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, उनको भी डेंजर रहता है क्योंकि रेडिएशन का रिस्क बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाए हुए हैं, उनमें रिस्क थोड़ा रहता है, ओके? और जो हाई ऑल्टीट्यूड पोलर फ्लाइट्स होती हैं, उनके लिए भी खतरा बना रहता है। तो एटमॉस्फेयर के बाहर प्रोटेक्शन बहुत कम होती है। हुँ? अरोराज़ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर फ्लेयर के साथ में जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो भी हो तो अरोराज़ और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, हुँ? अब ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में बनता है जैसे हमने फ्लेयर्स पढ़ा, कोरोनल मास इजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनके इफ़ेक्ट अर्थ पे क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं मेंस में भी, ठीक है? कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है सबसे पहले? तो सन की कोरोना से एक बहुत बड़ा क्लाउड जिसमें प्लाज़्मा, मैग्नेटिक फ़ील्ड और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो स्पेस में इजेक्ट हो जाते हैं, है ना? सोलर फ्लेयर से हमने डिफरेंस देख लिया था, फ्लेयर्स में सिर्फ़ एनर्जी होती है, एनर्जी डोमिनेट करती है, व्हेयरएज़ कोरोनल मास इजेक्शन में मैटर भी होता है अलोंग विद एनर्जी, ठीक है? तो कोरोनल मास इजेक्शन कोरोना से निकलता है, कंपोनेंट इनका देख लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड रहती है। स्पीड 2000 किलोमीटर पर सेकंड और अर्थ तक ये 1 या 3 दिन में पहुँच जाती है, ठीक है? 1 से 3 दिन में अर्थ तक पहुँच जाती है। अगर जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो अर्थ की डायरेक्शन में हो, तो तो क्या होगा? अर्थ की डायरेक्शन में हो, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक जो फ़ील्ड है उससे टकराएगा, है ना? और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ये अरोराज़ हमको देखने को मिलते हैं, अरोराज़ देखने को मिलते हैं।
सैटेलाइट डैमेज हो सकती है, पावर ग्रिड फेलियर्स हो सकते हैं, जीपीएस जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। ठीक है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है व्हिच इज़, हाँ, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अरोराज़ हुए तो उनको हम बोलते हैं अरोरा बोरेलिस, और सदर्न हेमिस्फीयर पे हुए तो उनको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है? ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिया से मैंने याद किया था, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो ये साउथ में होता है, बोरेलिस उसका ऑपोज़िट इज़ इन नॉर्थ। ठीक है? कलरफुल लाइट्स होती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। और ये कभी रेड होती है, कभी ग्रीन होती है, कभी वायलेट होती है, इस तरीके की हमको डिफरेंट कलर की लाइट देखने को मिलती है। ग्रीन कब होती है? ग्रीन ऑक्सीजन की वजह से होती है। 100 और 250 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे हमको देखने को मिलती है, सबसे कॉमन ग्रीन लाइट है। रेड भी देखने को मिलती है, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जब ऑक्सीजन होता है अबव 250 किलोमीटर तो रेड लाइट दिखती है। ब्लू और वायलेट किसकी वजह से दिखती है? नाइट्रोजन की वजह से दिखती है हमको। ठीक है? हाँ, ये ब्लू और वायलेट हमको नाइट्रोजन की वजह से दिखती है। और ऑरोराज़ जो है वो मोस्टली मैग्नेटिक पोल्स के पास में होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल्स के पास होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? ओके। स्पेस वेदर क्या होता है? स्पेस वेदर मतलब स्पेस के एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंडीशन को कहते हैं स्पेस वेदर, जो कि सन की एक्टिविटी की वजह से होता है। सन की क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, सोलर रेडिएशन स्टॉर्म्स। इनकी वजह से इम्पैक्ट हमने देखा था, एविएशन, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन ग्रिड्स, इन सब पे इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है? करंट अफेयर्स में आदित्य L1 आपने सुना होगा, इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है, इसरो ने बनाया है और सन को कंटिन्यूअसली जो है ऑब्ज़र्व करना इसका गोल है। लैग्रेंज 1 पॉइंट पे जो है इसको रखा गया है और ये अप्रॉक्सिमेटली अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। L1 पे इसलिए किया गया है ताकि वो परमानेंटली जो सन को है विदाउट किसी डिस्ट्रक्शन ऑब्ज़र्व कर सके। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सन की सोलर विंड्स, कोरोनल मास इजेक्शन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस वेदर को पढ़ना है, ये सब है। ठीक है? उसके बाद में सोलर साइकिल 25 क्या होता है? तो सन कंटिन्यूअसली जो है वो एक्टिव नहीं रहता, उसका एक्टिविटी साइकिल होता है ना? सोलर साइकिल 25 क्या होता है? इंक्रीजिंग सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, स्पेस वेदर के जो इवेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ज़्यादा सोलर एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा बाकी चीज़ें भी, ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स वगैरह, फ्लेयर्स वगैरह ये सब ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं सोलर साइकिल 25 को, ताकि फ्यूचर में स्टॉर्म्स जो हैं वो प्रिडिक्ट किए जा सकें। ओके? ठीक है, ये हमारे कुछ अम नोट्स हैं जो वो सॉरी समरी है जो आप देख सकते हैं एक बारी पॉज़ करके। ओके, ये क्वेश्चन एक बारी ट्राई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सनस्पॉट अकर इन क्रोमोस्फेयर, इज़ इट ट्रू? स्पॉट जो है वो क्रोमोस्फेयर में होते हैं? नो, फोटोस्फेयर में होते हैं ना। सनस्पॉट्स आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, येस इट इज़ करेक्ट। Sunspots are cooler than surrounding photosphere. Yes, it is. So 2 and 3 is the correct answer. Next question is, which of the following are directly associated with sun's corona? Solar wind, right? Yes. Coronal mass ejection, yes. इसमें तो लिखा ही हुआ है photospheric granulation, ये नहीं होगा। 1 and 2 is correct. Differential rotation of sun is primarily responsible for twisting magnetic field lines. Yes. Solar activity. Yes. Formation of sunspots. Yes. 1, 2 and 3 is correct answer. Plasma differs from an ordinary gas because has no atom, contains electrically charged particles, respond to magnetic field. B is the correct answer. With reference to solar flares, consider the following statements. They are sudden release of magnetic energy. Yes. They can disrupt radio communication. Yes. They originate only from solar core. Core? नहीं, बिल्कुल नहीं. So 1 and 2 is the right answer. ये मेंस का क्वेश्चन है, you can practice it. Solar activity significantly influences Earth environment and technological infrastructure. Discuss with suitable example. इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं ना सोलर फ्रेंड्स, ये जो सोलर एक्टिविटीज़ हैं क्या-क्या होती हैं, वो क्या-क्या करती हैं, ऑरोरास करती हैं, जीपीएस डिसरप्शन, एविएशन डिसरप्शन, पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय करती हैं, है ना? तो ये सब एग्ज़ाम्पल देख के आप ये आंसर लिख सकते हैं 10 मार्कर। ओके। Next question is, space weather has emerged as an important area of strategic and technological concern. Explain the causes of space weather and evaluate India's preparedness in monitoring solar activity. तो ये भी आप इसका आंसर लिख के ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा अर्थ के बारे में आप देख लेते हैं।
अर्थ के बारे में जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। अर्थ हमारा प्लैनेट है, सोलर सिस्टम में जो है वो थर्ड प्लैनेट अपन को देखने को मिलता है, सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट हमारा अर्थ है। ठीक है। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, वो हमको 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड देखने को मिलता है ना? लिविंग प्लैनेट है, यहाँ पे हैबिटेबल ज़ोन है, गोल्डीलॉक्स ज़ोन में जो है वो अर्थ अपन को देखने को मिलता है, ठीक है? और क्या है? वाटर प्लैनेट है, देख लिया हमने। और लिक्विड वाटर जो है, कंडीशन इतनी स्टेबल है कि लिक्विड वाटर जो है उसमें एग्ज़िस्ट कर सकता है, इसलिए लाइफ़ पॉसिबल है। बाकी किसी भी प्लैनेट पे इस तरीके का हमको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में मॉडरेट टेम्परेचर है, देख लिया हमने। ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी अच्छा अपन को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लाइफ़ जो है वो सस्टेन कर पाती है। आपको, हमको, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ओके? नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ के अराउंड, है ना? मैग्नेटोस्फेयर में हमको अर्थ के अराउंड प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं और एक सूटेबल ग्रेविटी अर्थ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है? हुँ। ये हमारे वो हो गए बेसिक फैक्ट्स अर्थ के क्या हैं। थर्ड प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे यूनिवर्स का। एंड उसके बाद में एज हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। मीन रेडियस हमारी 6371 है। उसके साथ-साथ में पोलर रेडियस हमारी जो भी लिखा हुआ है। अम, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं हमने देख लिया। 2/3% जो अर्थ का एरिया है वो कवर्ड है विद वाटर, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं। तो किस तरीके का है? तो इसको ग्योइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड टाइप का एक शेप है, जिसमें सेंटर में जो है हमको थोड़ा-सा बल्ज देखने को मिलता है अर्थ के, है ना? और जो पोल्स जो हैं वो थोड़े फ्लैटेंड देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है? ये अर्थ में जो बल्ज है ये क्यों होता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल, हमने देखा था 2 तरीके की फ़ोर्स होती है, एक तो बाहर की तरफ लगती है, एक अंदर की तरफ लगती है। तो जो अंदर की तरफ जो फ़ोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, व्हिच इज़ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हमारे यहाँ पे लगती है केस में। और जो बाहर की तरफ लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। तो ये बल्ज क्यों होता है? ये बल्ज जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वजह से हमको देखने को मिलता है। ठीक है? हुँ, ठीक है। ये हमने देखे व्हाई इज़ अर्थ डिफरेंट प्लैनेट, ये भी देख लिया हमने। गोल्डीलॉक्स ज़ोन क्या होता है? हैबिटेबल ज़ोन होता है। हैबिटेबल ज़ोन जहाँ पे अर्थ जो लाइफ़ जो है वो पॉसिबल हो पाए। बहुत एक्सट्रीम नहीं होता, क्या तो एक्सट्रीम ठंडा भी नहीं है या एक्सट्रीम गर्म भी नहीं है। लिक्विड वाटर एक्ज़िस्ट करता है, ठीक है? हुँ। ये क्यों है हैबिटेबल ज़ोन, ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि राइट डिस्टेंस है सन से, ना तो बहुत ज़्यादा दूर है, ना बहुत ज़्यादा पास है ना? ना बहुत ज़्यादा दूर है तो ठंडी नहीं है उतनी, ना बहुत ज़्यादा पास है तो गर्म नहीं है उतनी, है ना? लिक्विड वाटर, तो इस वजह से लिक्विड वाटर जो है वो एक्ज़िस्ट कर सकता है। उसके बाद में एटमॉस्फेयर है हमारे पास में, है ना? अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है। ओज़ोन लेयर जो है वो हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, ठीक है? हमारे पास मैग्नेटिक फ़ील्ड है जो अगेन जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, उनसे हमको बचाती है। हमारे पास सूटेबल ग्रेविटी है, ये हमने देखा, ठीक है? ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है? क्या जो लॉक जो ज़ोन है, वो अकेला सफिशिएंट है? सिर्फ़ हैबिटेबल ज़ोन में होना गारंटी नहीं है कि लाइफ़ जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस रहेगी, एक्ज़िस्ट करेगी, बाकी कंडीशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे मार्स जो है वो नियरली आउटर एज पे है ऑफ सन्स हैबिटेबल ज़ोन, बट थिक एटमॉस्फेयर की वजह से स्टेबल लिक्विड वाटर जो है वो क्या नाम है, हाँ, बट इसके पास में थिक एटमॉस्फेयर नहीं है और स्टेबल वाटर नहीं है। ओके। लेकिन अब वीनस का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वीनस भी जो है वो इनर एज में हमको देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी एक्सट्रीम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमने कल जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, है ना? तो उसकी वजह से वो हैबिटेबल नहीं है। तो ऑल्दो उस रेंज में लाई करते हैं, डिस्टेंस इनका ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो फेवरेबल नहीं है। ओके। तो डिस्टेंस जो है अकेला वो आपको लाइफ जो है गारंटी नहीं कर सकता। अब अर्थ के एक्सिस के बारे में करते हैं। अर्थ रोटेशन जो
करती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो 23.5 डिग्री का जो है हमको टिल्ट अर्थ में देखने को मिलता है ना? इसी की वजह से सीज़न पॉसिबल हो पाते हैं, इसी की वजह से जो है इक्वल डे एंड नाइट जो है थ्रू आउट द ईयर हमको देखने को मिलते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएँगे, है ना? और सॉरी, इसी की वजह से ये नियरली इक्वल डे एंड नाइट नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा-सा जो है वो अर्थ टिल्टेड है और वीकर क्लाइमेट डाइवर्सिटी नहीं होगी अगर अर्थ जो है ये टिल्टेड ना हो। इट्स बीन एन ऑवर, ऑलमोस्ट एन ऑवर, ओके, ठीक है। रोटेशन स्पीड अर्थ की कैसी है? व्हाट इज़ द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ? ओके, तो इक्वेटर पे जो है अर्थ की स्पीड 1670 हमको देखने को मिलती है, ठीक है? टुवर्ड्स द पोल ये जो स्पीड है ये ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर है ना? तो जैसे-जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं जो स्पीड जो है वो हमको कम देखने को मिलती है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑल लोकेशंस कंप्लीट वन रोटेशन नियरली 24 आवर्स बट द इक्वेटर कवर्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन दैट टाइम। अब इक्वेटर को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एनीवे 24 आवर्स सबके साथ में बराबर करना ही है, ठीक है? ओके। पोल स्टार के बारे में पढ़ते हैं। पोल स्टार क्या होता है? पोलरिस क्या होता है? ठीक है? तो पोल स्टार जो है ये ऑलमोस्ट अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से लाइन्ड है ना? ये स्टेशनरी दिखता है नाइट स्काई में, पूरब तारा इसको बोलते हैं, है ना? और इसको ट्रू नॉर्थ भी कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आपको ये पोल स्टार दिख गया तो उसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपका नॉर्थ है, ठीक है? उसके बाद में लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो लैटीट्यूड जो होता है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है अर्थ का नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। जैसे अर्थ ऐसे है, ऐसे-ऐसे आपको बना हुआ दिखता है ना, ये एंगुलर डिस्टेंस होता है इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में, इसको हम लैटीट्यूड बोलते हैं। 0 से 90 डिग्री जो है नॉर्थ में होता है, साउथ में 0 से 90 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है? 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होता है, ओके? हुँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके कि ये पैरेलल होते हैं, जितने भी लैटीट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना? और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये जो लैटीट्यूड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ईस्ट से वेस्ट इनका ओरिएंटेशन होता है और ये क्लाइमेटिक ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करते हैं, ठीक है? ओके। अब 0 डिग्री पे हमको इक्वेटर देखने को मिलता है, 23 एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 एंड हाफ साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक सर्कल। ये आई थिंक आई हैव, मैं एक लेके तो आई थी बट एनीवेज़ दिस इज़ इक्वेटर, 23 एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 एंड हाफ साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इधर अपन को कौन से सर्कल्स देखने को मिलते हैं? आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड देन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्रीज़ वाले पे, ठीक है? देन लॉन्गिट्यूड क्या होता है? हुँ? ओके, लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? एक ऐसे है, लाइन है जो 0 डिग्री पे है, ठीक है? इसके ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंट लैटीट्यूड्स हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है। जैसे लैटीट्यूड की स्टार्टिंग होती है 0 डिग्री इक्वेटर से, वैसे लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है, ठीक है? हुँ। ये ग्रीनविच की जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से पास होता है, ठीक है? और ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली इन सब कंट्री से जो ये लाइन है ये पास होती है। इसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। हम लोग जो इंडियन जो लैंड है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ओके। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? 0 से 180 डिग्री का होता है। जैसे 0 से 90 डिग्री हमने लैटीट्यूड देखा था, वैसे 0 से 180 डिग्री हमको लॉन्गिट्यूड देखने को मिलता है। सेमी सर्कल्स होते हैं अर्थ के अराउंड, ऐसे सेमी सर्कल्स होते हैं और ये पोल्स पे आके मिल जाते हैं। सब लेंथ में इक्वल रहते हैं। जैसे लैटीट्यूड लेंथ में इक्वल नहीं होता बट पैरेलल होता है। ये पैरेलल नहीं होते लेकिन लेंथ में इक्वल होते हैं और ये टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारी मदद करते हैं, ठीक है? ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, है ना? लैटीट्यूड क्लाइमेट जो है वो बताती है और लॉन्गिट्यूड टाइम बताता है। लैटीट्यूड क्लाइमेट बताती है और लॉन्गिट्यूड टाइम बताता है।
ठीक है ना? अब जैसे अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है। अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करती है 360 डिग्री में, व्हिच इज़ इन 24 आवर, ठीक है? 24 आवर्स में। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा-सा तो 15 डिग्री 1 घंटे में करेगी, है ना? 15 डिग्री 1 आवर में, ओके? तो 1 डिग्री कितने में करेगी? 1 डिग्री 4 मिनट्स में करेगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 360 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 24, है ना? 360 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 24 आवर, ठीक है? तो 15, इसको अगर 360 डिवाइडेड बाय 24 इज़ इक्वल्स टू आवर, और ये डिग्री, तो 15 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1 आवर आएगा, ठीक है? अब इसको भी मिनट्स में चेंज कर लेंगे तो 15 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है? तो 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 15, है ना? 15 डिवाइडेड बाय 60, या फिर उल्टा इधर उधर भेज दो ना, 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आंसर आएगा 4 मिनट्स। ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है? ओके, तो 1 डिग्री, अगर हम 1 डिग्री लैटिट्यूड जैसे 98 डिग्री से 99 डिग्री लैटिट्यूड पे जाते हैं तो 4 मिनट का फ़र्क आता है ना? इसी रिलेशनशिप से हमारे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बनते हैं। इसी मैथमेटिकल रिलेशन की वजह से कंट्रीज़ अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है ना? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन है ना? अलोंग दी 180 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है? ये कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेट्स को सेपरेट करती हैं, है ना? तो मतलब अगर आपने आइडियल क्रॉस किया, तो आप एक दिन गेन या लूज़ करेंगे। जैसे आइडियल क्रॉस करते ही सिर्फ टाइम नहीं बट डेट भी चेंज हो जाती है। एक साइड मंडे है तो दूसरे साइड जो है आपको ट्यूसडे देखने को मिलता है। अब ये जो है आइडियल ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है। अगर आइडियल बिल्कुल स्ट्रेट होती तो कई कंट्रीज़ 2 अलग-अलग डेट्स जो है उसमें डिवाइड हो जाती। तो ये प्रैक्टिकली थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसको ज़िगज़ैग टाइप बनाया गया है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। Ideal bends to avoid splitting countries and island groups into different dates. इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो इंटेंशनली बेंड करती है ताकि एंटायर कंट्री जो है वो सेम डेट फॉलो करे। टाइम जोन अलग अलग हो सकता है बट डेट अलग हो गई तो इट्स प्रॉब्लमैटिक, राइट? ओके, ठीक है। यस, हाँ, तो जब वेस्ट टू ईस्ट अगर आप आते हैं, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप आते हैं, तो 1 डे जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं इधर हूँ और मैं ईस्ट में आ रही हूँ, वेस्ट टू ईस्ट आ रही हूँ, तो मान लो इधर अगर ट्यूसडे है, तो जब मैं वेस्ट टू ईस्ट आई तो इधर वापस से मंडे हो जाएगा, वापस से मंडे हो जाएगा, ऐसे होता है। और सेम अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट जाऊँगी तो एक दिन गेन कर दूँगी, मान लो इधर मंडे है तो इधर ट्यूसडे हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है? ओके। हुँ। तो वेस्ट टू ईस्ट जाएँगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएँगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट जाएँगे तो माइनस हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएँगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा, ठीक है? हुँ। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है ये दोनों का, है ना? ये नोम और जो अलास्का में एनेडर, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, पहली बार देख रही हूँ। हाँ, तो ये दोनों सिटीज़ जो हैं वो बेरिंग स्ट्रेट के ऑपोज़िट साइड पर हैं। डिस्टेंस बहुत कम है दोनों में लेकिन डिफरेंट कैलेंडर्स जो हैं ये दोनों फ़ॉलो करती हैं। क्योंकि उनके बीच में इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो पास होती है और ये दुनिया का बेस्ट रियल टाइम एग्ज़ाम्पल है दैट आई कैन गिव, है ना? मैंने रशिया और अलास्का पढ़ा था बट एग्ज़ैक्टली इन जगह का नाम नॉम एंड अन्ना आई डोंट नो, ठीक है। ओके, फिर स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स के पास में डिफरेंट लोकल टाइम होता है और हर लॉन्गिट्यूड जो है उसका अपना लोकल सोलर टाइम होता है। जैसे दिल्ली और कोलकाता सेम कंट्री में है लेकिन सन दोनों जगह एक ही टाइम पर ओवरहेड नहीं होता, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूजन अगर ना हो तो कंट्रीज़ जो हैं वो इस वजह से स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लेती हैं। अगर हर कंट्री अपना अलग टाइम यूज़ करने लगेगी तो रेलवे, फ्लाइट्स, गवर्नमेंट, बिज़नेस सब में कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना? इसलिए हर कंट्री जनरली 1 या 2 या जैसे भी है अपना स्टैंडर्ड टाइम रखती है, उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री उसको फ़ॉलो करती है। अभी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से हम लोग लेते हैं, है ना? इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब ये कहाँ-कहाँ से पास करता है?
ये उत्तर प्रदेश से पास करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से पास करता है, उड़ीसा से पास करता है और आंध्र प्रदेश से पास करता है। ये यूपीएससी के लिए एक फैक्चुअल पॉइंट जो है वो हो सकता है। ठीक है? ओके, ठीक है। अब व्हाई नॉट 90 डिग्री और 75 डिग्री? 82 डिग्री 30 ईस्ट ही हमने क्यों लिया? तो जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में काफ़ी वाइड कंट्री है ना, इंडिया काफ़ी वाइड कंट्री है। काफ़ी वाइड कंट्री है ईस्ट वेस्ट में। तो अगर एक्सट्रीम ईस्ट में लेते तो भी ईस्ट या वेस्ट में लॉन्गिट्यूड चूज़ करते तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो हमने बीच का एक उठा लिया 82 डिग्री 30 ईस्ट, है ना? ओके। ठीक है, ग्रेट सर्कल क्या होता है? व्हाट इज़ द ग्रेट सर्कल? ग्रेट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका प्लेन अर्थ को एग्जैक्ट सेंटर से पास करे, ठीक है? इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फेयर्स। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फेयर्स, है ना? 2 इक्वल हाफ्स में ग्रेट सर्कल जो है वो डिवाइड कर देता है। एग्ज़ाम्पल इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल उसमें डिवाइड करता है। प्राइम मेरिडियन हो गया, है ना? ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तो ये भी ग्रेट सर्कल है। क्या ग्रेट सर्कल नहीं है? सारे लैटिट्यूड्स ग्रेट सर्कल नहीं है, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल ये ग्रेट सर्कल नहीं है, इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड करते। इम्पोर्टेंस क्या है ग्रेट सर्कल का? ये रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना? प्लेन या शिप्स सीधी नहीं सीधी लाइन नहीं बल्कि ग्रेट सर्कल फॉलो करती हैं, क्योंकि स्फेयर पर शॉर्टेस्ट पाथ वही होता है। तो ये एविएशन, शिपिंग वगैरह इन सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है? ओके। हुँ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मेजर लैटिट्यूड्स एंड कंट्रीज़। ओके, इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास होता है? तो ये ना आप वीडियो पॉज़ कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट लर्न देम। यू कैन विजुअलाइज़ ऑन द मैप। आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है टाइम ज़ोन। ठीक है, टाइम ज़ोन क्या होता है? टाइम ज़ोन एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है जो एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है। द नंबर ऑफ टाइम ज़ोन्स डिपेंड्स ओनली ऑन कंट्री साइज़। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो ज़्यादा टाइम ज़ोन होंगे, नहीं। वाइडली सेपरेटेड जो ओवरसीज़ टेरिटरीज़ होती हैं, दे कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ टाइम ज़ोन्स। इसके एग्ज़ाम्पल भी देखने को मिलते हैं, जैसे यूके, डेनमार्क, न्यूज़ीलैंड, इनकी जो ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, उनके लिए इन्होंने अलग से टाइम ज़ोन बनाया हुआ है, ठीक है? उनकी वजह से अलग से टाइम ज़ोन इनके पास में है। ब्राज़ील डिस्पाइट इट्स लार्ज साइज़ फिर भी इसके पास में बड़े कम टाइम ज़ोन देखने को मिलते हैं, है ना? लेकिन कुछ छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, यूके कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी जो है टाइम ज़ोन्स अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है? ओके। उम, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड्स इज़ करेक्ट? ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। सारे नहीं, बिल्कुल नहीं। लैटिट्यूड्स डिटरमाइन लोकल टाइम, लॉन्गिट्यूड करते हैं वो तो। लैटिट्यूड आर पैरेलल टू इक्वेटर एंड नेवर इंटरसेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इक्वेटर इज़ द ओनली लैटिट्यूड दैट इज़ अ ग्रेट सर्कल। येस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि इक्वल हाफ्स में यही डिवाइड कर पाएगा। Every individual meridian by itself forms a great circle. Is it correct? Every individual meridian? No. The prime meridian together with 180-degree meridian? Yes, it is correct. So 1 and 3 is correct. ठीक है. With reference to international dateline, consider the following. It generally follows 180-degree. ये क्या नाम है? Yes, it is correct. It is perfectly straight. Not at all. Crosses from west to east result in subtracting a day. Yes. West to east minus 1 day, east to west plus 1 day. 1 and 3 is correct. 1 and 3 is correct. Which one of the following is the most appropriate reason for Earth being habitable? बिना पढ़े ही मेरी नज़र पड़ गई. It lies in Goldilocks zone and possess an atmosphere, liquid water, and protective magnetic field. The primary basis for determining standard time is longitude. ठीक है, this is your mains का question. Latitude and longitude together forms the basis of climate analysis, navigation, and global timekeeping. Explain with suitable examples. है ना? ये you can practice. The habitability of Earth is the result of multiple interacting physical factors rather than its distance from the sun alone. This you can also practice. ठीक है? Okay. अब नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स देखते हैं हम. वाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट. अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है?
अगर हम अर्थ को बाहर से देखें तो बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह ये बिहेव करती है। जैसे किसी नॉर्मल बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं, वैसे हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना? मैग्नेटिक पोल्स हैं। इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से कंपास जो है वो काम करता है, नॉर्थ की तरफ नीडल करेगा। बर्ड्स और सी टर्टल्स माइग्रेट कर पाते हैं और अर्थ हार्मफुल सोलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बच पाती है, ठीक है? इसी वजह से। उसके बाद में इफ वी इमेजिन ऐसा प्लेस, ठीक है? Hmm. If we imagine a place with a huge bar magnet inside Earth, one end would point roughly towards the geographic pole and the other towards the south pole, ये हमने देखा क्योंकि अर्थ जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? लेकिन अर्थ क्या है, एक्चुअली एक जाइंट बार मैग्नेट है। ये स्टेटमेंट है, इज इट करेक्ट और नॉट? इसके अंदर कोई सॉलिड मैग्नेट प्रेजेंट है? अगर होता तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट और बिल्कुल स्टेबल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होता है। इसी से पता चलता है कि इसका सोर्स कुछ और है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअसली जनरेटेड बाय मूविंग मोल्टन आयरन इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन आयरन है उसकी वजह से ये जो है ये मूवमेंट करता रहता है। बट हाई टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? ये लिक्विड मेटल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इन्हीं की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसी प्रोसेस की वजह से अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? और ये परमानेंट नहीं है, काफ़ी डायनामिक है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ओके? The geomagnetic field is the magnetic field produced by Earth due to movement of molten iron in the outer core, ठीक है? ओके। अब हमारे पास आगे कुछ टॉपिक्स हैं विच आर डायनेमो थ्योरी एंड आई थिंक वील डू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं बिकॉज इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, 1 घंटा हो गया एंड या आई विल जस्ट रिकॉर्ड इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी देखे एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या हिट द लाइक बटन एंड या कीप लर्निंग।